आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये सारे पॉइंट हैं लैंड रिसोर्सेज से लेकर सॉइल इरोजन तक। ठीक है, ये आपको फर्दर 10th क्लास 11th और 12th में भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिसोर्सेज हैं क्या? तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource। क्या है कि हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, यानी कि हमारा ये अर्थ पर जो भी मटेरियल अवेलेबल है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। वो रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज होना चाहिए जिस तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच सके। लाइक कोई ऐसा रिसोर्सेज ना हो कि हमारा टेक्नोलॉजी वहाँ पर काम ही ना आए। दूसरा, हमें बेनिफिट होना चाहिए उससे। अगर कोई मटेरियल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग सोल्ड करेंगे या फिर अपने नीड्स को पूरा करने के लिए उसको जो भी करें तो उससे हमको प्रॉफिट होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा रिसोर्स नहीं होना चाहिए कि कोई भी सेक्शन हमारा उस रिसोर्स को यूज़ ना कर पाए, हमारे सोसाइटी का कोई भी पार्ट। ठीक है, हर इंसान उसको यूज़ कर सके। उसके बाद ह्यूमन बींग्स देमसेल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अर्थ पर हमारा मटेरियल अवेलेबल है उस मटेरियल को यूज़ करके, लाइक ट्री है, ट्री में वुड होता है तो उस वुड को यूज़ करके हम चेयर बना लिए अपने नीड्स के लिए। ठीक है, तो अपना हम सेटिस्फाई कर रहे हैं नीड, आराम करने का, चेयर बना रहे हैं पढ़ने लिखने का। ठीक है, अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो ओरिजिन के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। देखिए क्या है कि हनी बी, सबसे सिंपल एग्जांपल, हनी बी क्या करता है? हनी बी हनी हमें देता है। ठीक है, हनी प्रोड्यूस करता है, हमें हनी उससे मिलता है। तो हनी की जो नीड थी हमारी वो हनी बी से पूरी हुई। हनी बी में लाइफ है, लिविंग थिंग है हनी बी। ठीक है, तो वो हो गया हमारे लिए बायोटिक रिसोर्सेज। हनी हो गया हमारा बायोटिक रिसोर्सेज जो कि हमारा क्या कहाँ से आया? हनी बी से। ठीक है, दूसरा फूल, देखिए फूल से क्या होता है? सेंट बनता है, तो वो भी हमारा हो गया बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना जो कि है बायोस्फीयर से बना हुआ है फूल, है ना। अबायोटिक में आ जाते हैं, तो जो भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग से बनी होती है उसको अबायोटिक बोलते हैं। रॉक्स एंड मेटल्स, मेटल्स की भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, रॉक्स की भी कई सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यूज़ की। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कहें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवीज़न है रिसोर्सेज का। रिन्यूएबल वैसे रिसोर्सेज हो गए जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से। लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम? मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू कर सकते हैं। वाटर को भी कर सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरली रिन्यू होते रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल वैसे रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि अकर होने में ही खुद काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो जो चीज़ अकर होने में टाइम ले रहा है रिन्यू होने में भी टाइम लेगा, तो काफ़ी लंबा टाइम लेने के वजह से इन सारे रिसोर्सेज को, लाइक मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स, इन सभी को नॉन रिन्यूएबल में डाला गया है। मेटल जो है हमारा रिसाइक्लेबल होता है, लेकिन वो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। क्यों? क्योंकि मेटल काफ़ी टाइम के बाद प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में।
फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइकलेबल है और मेटल रिसाइकलेबल है। यही इस बात का प्रूफ है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं जिनको दोबारा रिन्यू नहीं कराया जा सकता है। रिन्यू कराया जा सकता है लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद रिन्यू होते हैं, इसलिए इनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रूफ मेटल आर रिसाइकलेबल, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं ऑनरशिप के बेसिस पर। तो ऑनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल में डिवीज़न है। तो इंडिविजुअल वैसा हो गया जो किसी प्राइवेट रिसोर्स हो, जो भी किसी इंसान का है, लाइक किसी इंसान का पैस्चर लैंड है और वो पैस्चर लैंड उस इंसान ने पूरे लाइक कुछ लोगों के लिए ओपन कर दिया कि वो अपने एनिमल्स को वहाँ लाकर चरा सकते हैं, ग्रेज करा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंसान है उसने अपना कुआं अलाउ कर दिया है किसी सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए, तो वो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी जो कि उसने लोगों के लिए ओपन किया एज अ रिसोर्स, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। या पैसे के बेसिस पर इसको ओपन कर दे, या सोशल वेलफेयर, ठीक है, या पैसा लेकर पानी दे या लोगों की भलाई के लिए पानी दे, तो रहा तो इसका रिसोर्स ही ना। ठीक है, अब कम्युनिटी की बात करते हैं। तो कम्युनिटी वैसे रिसोर्सेज जो कि पूरे कम्युनिटी के लोग जिसको यूज़ कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक ब्यूरियल ग्राउंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। किसी भी जगह क्या होता है कि दफन जिसको बोलते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड को कब्रिस्तान बोलते हैं। तो कब्रिस्तान में क्या होता है, किसी एक इंसान का हक नहीं होता है कब्रिस्तान पर, सब लोगों का हक होता है। पार्क ले लीजिए, पार्क में भी किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। पार्क में हर एक इंसान जा सकता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि तुम इस पार्क में नहीं आ सकते हो या तुम नहीं, सब इंसान जा सकता है। ठीक है, तो वो पूरे कम्युनिटी का होता है, तो उसको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आ जाते हैं नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर। तो नेशनल रिसोर्सेज हो गया लाइक रोड्स, कैनाल्स, रेलवे, नेशन का रिसोर्सेज है जिससे नेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो नेशनल रिसोर्सेज। हमारा जो ये इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसके 22.2 किलोमीटर ओशन एरिया तक, ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ से लेकर ओशन में 22.2 किलोमीटर तक, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी ट्रेड होगा या जितनी भी फिश प्रोडक्शन होगी या जिस तरह का भी इकोनॉमिकली प्रॉफिट करने वाला वर्क होगा वहाँ, वो सब पैसा हमारे नेशन के पास आएगा, उन सब का टैक्स, यानी कि इकोनॉमिकली प्रॉफिट पहुँचा रहा है वो एरिया हमारे नेशन को, तो वो हो गया हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंडर। और उस एरिया को जो कोस्टल है यहाँ से लेकर 22.2 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंटरनेशनल रिसोर्स की। तो जो भी रिसोर्सेज हमारा इंटरनेशनली बिलोंग करता है, लाइक जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, ये इससे 200 नॉटिकल माइल के बाद ओपन ओशन का एरिया आता है। तो वहाँ का कोई भी रिसोर्स यूज़ करना है तो हम लोग किसी कंट्री से परमिशन नहीं मांगेंगे, बल्कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि उसको रेगुलेट करता है वहाँ के रिसोर्सेज को, जो काफ़ी कंट्रीज़ के हेड को मिलाकर बनता है। ठीक है, वहाँ काफ़ी कंट्री के हेड रहते हैं, उन सब के जब वो लोग आपस में बातचीत करता है, एडवाइस देता है, तब उसके बाद अगर पास होता है तब जाकर हम उस इंटरनेशनल रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब रिसोर्सेज को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर देखते हैं कि रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है। तो रिसोर्सेज पोटेंशियल भी होते हैं, डेवलप्ड भी होते हैं, स्टॉक भी होते हैं और रिजर्व भी होते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वैसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन हमने उसका यूज़ शुरू नहीं किया, तो वैसे रिसोर्सेज हो गए पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास वो चीज़ रखा हुआ है, अवेलेबल भी है और हम उसको यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन हमने उसका यूज़ स्टार्ट अभी नहीं किया। ठीक है, हो सकता है टेक्नोलॉजी की लैकनेस हो सकता है कि अभी उसका ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज पर। वैसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल भी हैं, एक्सेसिबल भी हैं और उनका यूज़ भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी कि
वो रिसोर्सेज अब हम यूज़ कर रहे हैं, और वो जो यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। अगर कोई रिसोर्सेज में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पर अगर वो रिसोर्सेज ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और वैसे रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक वैसे मटेरियल्स जो रिसोर्सेज के तरह काम तो आ सकते हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको एक्सेस कर सके। तो ये जो लेवल होता है रिसोर्स का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। जहाँ पर पोटेंशियल है हमारे पास कि हम लोग अपनी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको स्टॉक बोलेंगे हम लोग। लाइक वाटर क्या है? वाटर दो इनफ्लेमेबल गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इन दोनों को यूज़ करके हम लोग काफ़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स वैसे मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए हमने उनको बचा कर रखा है, उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में काम आ सके। तो वो हो गए रिजर्व। लाइक रिवर वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम लोग, लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग रिजर्व में बचा कर रखे हुए हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर सके। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज को लोगों ने समझ रखा था कि अनलिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज को माना लोगों ने कि अनलिमिटेड है, तो इसका खूब यूज़ कर रहे थे लोग, खूब एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ओवर यूज़ करते जा रहे थे, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगा। अब कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज है, तो वो लोग क्या करेगा? खूब रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, जिस वजह से रिसोर्स डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म होगा ही। और क्या था कि कुछ लोगों के पास पूरा रिसोर्सेज था और कुछ लोगों के पास नहीं था, तो इस वजह से जो सोसाइटी था वो रिच और पुअर में बट गया, और ओवर यूज़ करने की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगी। लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुए लाइक नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और लैंड डिग्रेडेशन भी होने। तो इन सब को देखते हुए रिसोर्स प्लानिंग की नीड कि हमें रिसोर्स प्लानिंग लाना चाहिए, जिसके अंडर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात की गई कि ऐसा प्लानिंग करो कि जितनी भी लोग हैं, क्योंकि अब रिसोर्स को ओवर यूज़ करेंगे तो हमारी नीड सेटिस्फाई कैसे होगी? हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे? तो हमारी लाइफ भी बचे और रिसोर्स भी बचे, तो ऐसी प्लानिंग करनी। तो इसके लिए ब्राज़ील में एक समिट किया गया, अर्थ समिट, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, जहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा स्टेट के हेड्स आए हुए थे। ये जून 1992 में हुआ था, और यहाँ ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी, यानी कि हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करें और प्रमोशन भी करें। लाइक जो रिसोर्सेज अभी डिप्लीट हो रही हैं उनको हम लोग कंजर्व करना शुरू करें। ठीक है, तो उस रिसोर्सेज को लिमिट करने के लिए, उस रिसोर्स के यूज़ को लिमिट करने के लिए एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, ताकि 21st सेंचुरी तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और एजेंडा 21 क्या है, पहले ये देखते हैं। एजेंडा 21 देखते हैं क्या है। तो एजेंडा 21 वो है लाइक एक डिक्लेरेशन पेपर है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कैसे हमें जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं तो उस यूज़ से हमारी सोसाइटी डिवाइड ना हो रिच एंड पुअर में, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें हम लोग रिसोर्सेज का, हर आदमी तक एक्सेसिबल हो, हर आदमी के लिए अवेलेबल हो रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब चीज़ लिखी गई। कैसे हम लोग उससे बेनिफिट उठा सकते हैं रिसोर्सेज से, कैसे हम लोग वो जो रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे किसी भी सोसाइटी को हर्ट ना हो, यानी किसी भी रिलीजन को प्रॉब्लम ना हो। ये सब उसमें रूल्स लिखे गए थे, उस एजेंडा में ये सब डिक्लेरेशन लिखे गए थे, और कहा गया था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है वो सब अपना अपना एजेंडा 21 ड्रॉ करे।
21 का मतलब 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले आना, ठीक है। तो अपना अपना एजेंडा 21 ड्रॉ करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन उससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। और जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारा रिसोर्सेज हम ही यूज़ करें, नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना है। तो ना ही इन्वायरमेंट को डैमेज करना है, ना ही फ्यूचर जनरेशन के नीड को ख़त्म करना है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जितना भी ये सब याद करने का है ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के लिंक में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एजेंडा 21 मैंने आपको समझा दिया कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना एजेंडा 21 बनाना है और उस एजेंडा में रहना चाहिए कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंटल डैमेज से डील करेंगे, कैसे पॉवर्टी से डील करेंगे, डिजीज़ से डील करेंगे, ठीक है। और ये सब तभी होगा जब सारा जो जितना भी पूरा उस इसमें कॉपरेशन, अगर सारी स्टेट का हो, 100 से ज़्यादा स्टेट के लोग आए थे ना, तो उन सभी का कॉपरेशन हो, सभी स्टेट अपने पड़ोसी स्टेट का हेल्प करें, कॉमन इंटरेस्ट से होगा, म्यूचुअल नीड्स से होगा, शेयरिंग करने से होगा, ठीक है। रिसोर्सेज अगर किसी एक के पास है तो वो अपना नहीं फ़ायदा देखे बल्कि उसको शेयर करे ताकि जिसके पास नहीं है उसके पास भी अवेलेबल हो सके, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जुडिशियस यूज़ हो सके रिसोर्सेज का, यानी कि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज किसी एक के पास ही रह जाए और बाकी लोग बस उसका मुंह देखते रहें, बाकी लोगों के पास ना रहे, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में ही है क्या है कि कहीं पर जो रिसोर्सेज है ज़्यादा है और कहीं पर रिसोर्सेज है ही नहीं। तो जिसके पास ज़्यादा है वो रिसोर्सेज वहाँ भेजे जहाँ रिसोर्सेज नहीं है। लाइक राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ सोलर और विंड एनर्जी का पूरा अच्छे से रिसोर्सेज प्रेजेंट है लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो इसी सब प्रॉब्लम की वजह से हमें नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और रीजनल और लोकल लेवल पर भी रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। तो इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग होती है वो देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाते हैं, वो देखते हैं। पहला, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और खोजना कि रिसोर्सेज कहाँ है, जिसमें हम लोग पहले सर्वे करेंगे रिसोर्सेज कहाँ है, उसका लोकेशन मार्क करेंगे, मैपिंग करेंगे, वहाँ उसकी क्वालिटी देखेंगे कि कैसी क्वालिटी, अच्छी रिसोर्सेज है या नहीं, क्वांटिटी की प्रॉफिटेबल है या नहीं, अगर हम उस कम अमाउंट में रिसोर्स है तो हम उसको क्यों एक्सट्रैक्ट करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा एक्सट्रैक्शन का लेकिन प्रॉफिट हमें नहीं देगा, तो हम वो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जो हमें प्रॉफिट दे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेज़रमेंट करेंगे रिसोर्सेज का, एस्टिमेट करेंगे, पूरा मेज़रमेंट करेंगे रिसोर्सेज का कि पूरी चीज़ में कॉस्ट कितना आएगा उसके एक्सट्रैक्शन वगैरह में, ठीक है। स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे हम लोग रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स जो है मिला उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो रिसोर्सेज हमारी नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं, यानी कि हमारे नेशन को, हमारे देश को प्रॉफिट पहुंचा सकता है नहीं। लाइक मान लीजिए कहीं पर सोना मिलता है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया का ये कोई हिस्सा है, यहाँ पर ढेर सारा गोल्ड मिला, तो ये गोल्ड क्या हमारे नेशन को प्रॉफिट पहुंचा सकता है या नहीं, पहुंचा सकता है। कैसे? इस गोल्ड को हम लोग चाहे तो इंटरनेशनल भी बेच सकते हैं अगर इसकी क्वालिटी बेस्ट हुई तो, और इंटरनेशनली अगर बेचेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आएगा। नहीं तो अगर हम इस पर कुछ टैक्स लगाकर अपने देश में ही बेचें तो हम उस टैक्स से भी कमाई कर सकते हैं, और वो टैक्स की कमाई जाएगी कहाँ, नेशन में। यहाँ से भी टैक्स की कमाई आएगी कहाँ, नेशन में, ठीक है। तो ये मैच करना है कि जो हमारा रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं हम, क्या वो हमारे नेशन को प्रॉफिट पहुंचाएगा या नहीं। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एफर्ट हुआ है इंडिया में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें, ठीक है। तो रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। रिसोर्सेज से हमारा पता चलता है कि देश कितना डेवलप है। अब हमारे पास कोई चीज़ रहेगी जिसकी नीड किसी अदर को है तो वो हमारे पास आएगा। लाइक हमारे पास 5 रुपया है, ठीक है, तो कोई इंसान है जिसको 5 रुपये की नीड है तो वो हमसे मांगेगा।
तो अगर हमारे पास रिसोर्स के एग्जांपल में ले लीजिए वही गोल्ड, हमारे पास गोल्ड है, या राइस मान लीजिए हमारे पास राइस है, ठीक है। अब कोई कंट्री है जहाँ राइस कम है, तो वो आपसे राइस लेगा, कोई कंट्री आपसे राइस लेगा, ठीक है। उसके बदले आपको पैसे देगा, तो वो उससे रिसोर्स से क्या हो रहा है, पैसे से आप डेवलप करेंगे अपने कंट्री को, अपना सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत बनाएंगे, अपना जो भी डिफेंस है या जो भी लोगों तक पैसे पहुंचाने का काम है, बहुत सारा योजना चलता है लोगों को रोज़गार देने का, ठीक है, तो उसको आप पूरा करेंगे। तो रिसोर्सेज भी डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए क्या है कि देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। तो सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही मायने नहीं रखती है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, उस रिसोर्सेज के वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज को कोई नुकसान तो नहीं होगा, पहले के लोग ने उसको यूज़ कर रखा है उस रिसोर्सेज को या नहीं, क्योंकि कोई नई चीज़ रहेगी तो उसको यूज़ करने से पहले हम सोचेंगे ना, क्या पता इसका इम्पैक्ट गलत पड़ जाए, हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करें और उससे हम ही को घाटा लगना शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर उसके एक्सट्रैक्शन में हमारी जान चली जाए। तो इसलिए हमें बहुत संभल कर यूज़ करना पड़ता है जब भी हम लोग रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं ज़मीन से बाहर, या किसी अदर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, लाइक लकड़ी को किसी यूज़फुल थिंग में, फर्नीचर वगैरह किसी में ट्रांसफॉर्म करना है, तो लकड़ी भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ख़राब लकड़ी है उसको हम लोग निकाल के हम चेयर बना दिए, तो पता चला जितने लोग के पास जाएगा चेयर टूटेगा, नुकसान हमारा होगा, ठीक है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करें तो उसे बचाना भी तो है, क्योंकि जो इर्रेशनल कंजम्पशन हो रहा है, लोग ओवर यूज़ जो कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो रहा है और सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो इन सभी के लिए हमको रिसोर्स कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। अब हर किसी की नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है, लेकिन अगर किसी को लालच हो जाए, किसी इंसान को, कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए रिसोर्सेज कम ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जो मन होता है वो हमेशा ज़्यादा मांगता है, ठीक है। एक चीज़ मिल जाएगी तो वो दूसरी चीज़ की मांग करेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक क्लब ऑफ रोम जो है, ठीक है, उसने इस बात को रखी थी रिसोर्स कंजर्वेशन की 1968 में। उसके बाद 1974 में शुमैचर जो है उन्होंने अपने बुक में गांधी जी की ये जो बात कही गई है, इस बात को छापा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स कंजर्वेशन की बात फैली थी। तो फाइनली क्या हुआ कि ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है 1987 में, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को एक्सेप्ट की गई और फिर उसके बाद से बुक में इसको पब्लिश किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, सब लोगों तक इस आइडिया को पहुंचाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना चाहिए, ठीक है। और उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग लैंड रिसोर्सेस। अब लैंड क्या है, लैंड भी तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट में है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लैंड है वो रहने का लैंड काफ़ी कम है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 27% एरिया है और लाइक मान लीजिए जो हमारा जो पूरा इंडिया है, ठीक है, हमारे पास जो इंडिया है हमारा, उसमें हम लोग को ये वाला तो एरिया हो गया पूरा माउंटेन का, ये तो आउटसाइड हो गया पूरा, ठीक है। बचा जो इतना थोड़ा सा पार्ट है, इसमें हम लोग रहते हैं, और इसमें भी रहते हैं लेकिन काफ़ी कम पॉपुलेशन इधर, मेन पॉपुलेशन इधर है प्लेन्स पर, ठीक है, जो कि सिर्फ हमारे पास 43% ही अवेलेबल है। तो 100% में मात्र 43% अवेलेबल होना, तो सोचने वाली बात होगी कि हमें लैंड बचाना चाहिए। अगर हम लोग लैंड को बैरन करते जाएं, बंजर करते जाएं, या फिर लैंड पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते जाएं,
तो खेती कहाँ करेंगे, खाना कहाँ से उगाएंगे, ट्रांसपोर्ट कहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो लैंड जो है हमारे पास फाइनाइट है तो इसलिए हमको उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इंडिया में जो लैंड है माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, आइलैंड है तो अच्छे खासे, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। लाइक 43% एरिया जो है प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब फ्लैट लैंड, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है, इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है, हम लोग रह सकते हैं। बाकी जो 30% एरिया वहाँ माउंटेन है। अब माउंटेन है तो वहाँ से तो पानी बहेगा ही, यानी नदी के लिए, माउंटेन के लिए, टूरिज्म के लिए मात्र 30% एरिया। 27% जो एरिया है वहाँ से हमें रिसोर्स मिलता है, प्लेटू वाला एरिया, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। प्लेटू बोलते हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में जो लैंड ऊंची रहती है और फ्लैट रहती है। माउंटेन का देखिएगा पॉइंटेड रहता है, लेकिन ये प्लेटू का लैंड फ्लैट होता है, हाई होता है लेकिन फ्लैट होता है, तो उसको प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटू मात्र 27% प्लेटू रीजन है जहाँ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स मिलती है, तो इसलिए हमें लैंड को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं लैंड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो लैंड फॉरेस्ट में यूज़ हो रहा है। दूसरा वैसा लैंड है जो कल्टीवेटेड नहीं है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि वो बैरन और वेस्ट लैंड है, या फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, रोड बनी हुई है, फैक्ट्री बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद फैलो लैंड के अदर भी है। फैलो लैंड क्या है वो हम लोग देखेंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड भी है। अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या है कि कुछ पास्चर लैंड है जहाँ पर हमारे एनिमल्स वगैरह चरते हैं, ठीक है। तो चरते हैं तो उनके खाने के एरिया को तो हम लोग अपना एग्रीकल्चर का एरिया नहीं ना बनाएंगे, या रहने का एरिया तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम बना लेंगे तो फिर हमारा जो मवेशी है, हमारा जो एनिमल है वो कहाँ चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ को काटना तो अच्छा नहीं होगा, पेड़ को काट देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऊपर से फल जो बहुत सारा मिलता है हमारे पेड़ से, तो वो कहाँ से आएगा। उसके बाद अब देखते हैं फैलोलैंड, एक और पार्ट है उसका, कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, यानी कि वैसा लैंड जो 5 साल से ज़्यादा तक जहाँ खेती नहीं हुई है, तो वेस्ट लैंड वो हो गया। अब उसके बाद फैलोलैंड्स, फैलोलैंड्स और करेंट फैलोलैंड्स में करेंट फैलोलैंड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और अदर देन करेंट फैलोलैंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैलोलैंड्स आपका, ठीक है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है दिमाग में। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है, एक होता है करेंट फैलो, एक होता है अदर देन करेंट फैलो। करेंट फैलो वैसा हुआ जो 1 से कम साल, 1 साल या उससे कम साल तक जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ है उसको करेंट फैलो, और 1 साल से लेकर 5 साल तक जहाँ एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, खेती नहीं हुई है जिस लैंड पर, उसको अदर देन करेंट फैलो। और 5 साल से जो ज़्यादा है, 5 साल से जो ज़्यादा है वो हो गया आपका, कहाँ गया, 1 मिनट, 5 साल से जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, 5 साल से ज़्यादा जहाँ खेती नहीं हुई, वो हो गया आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। तो अब देखते हैं इंडिया में क्या लैंड लैंड यूज़ का पैटर्न है। तो इंडिया में जो हमारा लैंड हम लोग यूज़ करते हैं, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है हमारा लैंड यूज़ करना। पहला फिजिकल, दूसरा ह्यूमन। लाइक वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ हम लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर हो गया, वहाँ पॉपुलेशन किसी जगह ज़्यादा है या नहीं। अब कोई जंगल का एरिया, वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ थोड़ी रहने जाइएगा। वहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच भी पा रही है या नहीं। जहाँ रेलवे सिस्टम नहीं हो, जहाँ किसी भी बिजली का सिस्टम नहीं हो, वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग गाँव में पसंद नहीं करते रहना, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। हमारा टोटल लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन 93% एरिया ही का डाटा हमारे पास रिकॉर्ड है। क्योंकि ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये जो हमारा इंडिया है, ये ऊपर में जो यहाँ पाकिस्तान और चाइना ने कवर कर रखा है, यहाँ का सर्वे नहीं हुआ है। फिर इधर का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ का भी सर्वे नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास सिर्फ 93% डाटा ही अवेलेबल है। तो परमानेंट पास्चर लैंड था वो भी डिक्रीज होते जा रहा है, और जो अदर देन द करेंट फैलो लैंड्स था, वो वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी पुअर क्वालिटी की, इसलिए वहाँ अगर हम लोग कल्टीवेशन करना भी चाहें तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए वहाँ हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते हैं, ठीक है।
और कई जगह तो ऐसा है कि 80% खेती होती है और कहीं 10%। पंजाब और हरियाणा में देखिए 80% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं वहाँ। और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार देखिए, यहाँ 10% ही एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो इस वजह से लैंड यूज़ पैटर्न हमारा काफ़ी डाउन होता जा रहा है, इसलिए हमें अच्छे से लैंड को यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग इंडिया का डाटा देख रहे हैं। हमारा जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड में लाइक आ गया हमारा जो रॉकी एरिया है, एरिड एरिया है, डिज़र्ट एरिया है, वहाँ तो हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा रोड्स बना हुआ है, रेलवेज़ है, इंडस्ट्री है, यहाँ भी खेती नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लैंड बटा हुआ है हमारे इंडिया में। अब लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल और कंजर्वेशन मेजर्स देखते हैं, कैसे लैंड डिग्रेड हो रहा है और कैसे हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काफ़ी पेड़ काटते हैं, जिस वजह से हमारा लैंड सॉइल की जो क्वालिटी है घटती जा रही है, क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो वहाँ पर लैंड हम लोग मान लीजिए किसी काम में लगा रहे हैं, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ पर, तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, करते करते हम उसको वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म कर रहे हैं ना। लगातार 5 साल के लिए आप एक लैंड पे कल्टीवेशन करते जाइए, एग्रीकल्चर करते जाइए, वहाँ की मिट्टी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा खेती करने, या 1-2 साल आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। दूसरा है क्या है कि ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग मवेशी बहुत ज़्यादा चराने लगे, क्योंकि मवेशी लोग का भी, एनिमल्स लोग का भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए पास्चर लैंड भी डिप्लीट हो रहा है। माइनिंग का जो काम होता है, तो माइनिंग तो लोग करते हैं, लेकिन माइनिंग करने के बाद जो जगह होती है, उस जगह को वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। यानी कि ये एक लैंड था, यहाँ खुदाई हुई, तो इस गड्ढे को वो लोग भरते नहीं हैं, ऐसे ही छोड़ के और चले जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हो गया, वहाँ पर रहने लायक नहीं बचा है। वो पानी भरेगा तो दलदल बन ही जाएगा, गड्ढा वाला एरिया। उसके बाद देखिए ओवर इरिगेशन जो होता है, हमारा एग्रीकल्चर में जो ओवर इरिगेशन होता है, उससे सॉइल की जो ऊपर वाली परत है वो भी हट जाती है। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र और जो फर्टिलाइज़र डाला जाता है खेत में, उसमें अल्कलिनिटी, उसके वजह से जो ऊपर की लेयर हट गई, तो अब फर्टिलाइज़र क्या हुआ कि जो एक जगह फर्टिलाइज़र डलाया था, पानी की वजह से पूरा फैल जाता है। फैलने की वजह से सॉइल क्या होता है, अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो मिनरल प्रोसेसिंग है, लाइक जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस चलता है लाइमस्टोन का, सोप स्टोन के लिए कैल्साइट का, सिरेमिक इंडस्ट्री में जो होता है, तो उतने बड़े बड़े पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो उसका डस्ट तो उड़ेगा ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि डस्ट को वैसे ही रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री से वैसे ही वाटर के थ्रू निकाल देते हैं वेस्ट को, जिस वजह से लैंड भी पॉल्यूशन हो रहा है, और ऊपर चिमनी से जो डस्ट निकल रहा है तो उससे एयर भी पॉल्यूट हो रहा है। उसके बाद देयर आर मेनी वे। अब कंजर्वेशन देखते हैं। पहला क्या है कि अफोरेस्टेशन करें, लाइक जितना हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग अफोरेस्टेशन करें, जितना पेड़ काट रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं। उसके बाद जो ग्रेजिंग हम लोग कर रहे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। ठीक है, जानवर खा रहा है तो ठीक है, लेकिन हम लोग उसको पानी इरिगेशन कर करके उसको, उस लैंड को वहाँ फिर से घास उगा दें, प्रॉपर टाइम टू टाइम उगाते रहें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शेल्टर बेल्ट्स का प्लांटिंग करें। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, कैसे जो पत्थर, बहुत सारे क्या होता है ना कि जब हम लोग खेती करते हैं तो वहाँ पर पत्थर का भी काफ़ी महत्व होता है, जो छोटा छोटा पत्थर कंकर रहता है, क्योंकि उस कंकर की वजह से जो ऐसे मिट्टी में जो छोटा छोटा फसल लगता है वो संभल कर रहता है, और अगर वो कंकर हट जाए तो वो फसल भी निकल जाएगा, इसलिए उसको संभाल कर रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये थॉर्नी बशेस लगा सकते हैं जो कि सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। माइनिंग वर्क को हम लोग कंट्रोल करें, ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज करें हम लोग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का। तो ये सब है वेज सॉइल को लैंड को कंजर्व करने का। तो अब हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे।
सॉइल के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि सॉइल जनरेट होता रहता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फ्यू सेंटीमीटर बढ़ने में। अगर बात करें फैक्टर्स की, लाइक उसके थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये सब अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है कि कैसे जगह पर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके बेसिस पर इंडिया में सॉइल जो है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अलुवियल सॉइल का। अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली सॉइल है हमारे इंडिया में। इसमें जो डिपोजिशन होता है, 3 रिवर का डिपोजिशन होता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का। राजस्थान में भी यही सॉइल पाई जाती है और गुजरात में भी यही पाई जाती है, ठीक है। अलुवियल सॉइल जो है महानदी के डेल्टा, कावेरी जो है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन तीनों डेल्टाज में भी पाया जाता है अलुवियल सॉइल। क्योंकि अलुवियल सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉइल होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है आपको, मतलब उतना आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है। आपको मेन लिखना है क्या, कि ओल्ड अलुवियल सॉइल को बंगारा बोलते हैं, न्यू अलुवियल सॉइल को खदर बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो अब बात करते हैं जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है वो क्या होता है, न्यू अलुवियल सॉइल है वो क्या होता है। तो बंगार जिसको बोलते हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल को, इसमें कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो खदर सॉइल होता है, न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक है, उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, जो पत्थर हैं, बड़े बड़े नहीं होके छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और वो जो मिट्टी होती है, खदर सॉइल जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल होती है, ठीक है। अब अलुवियल सॉइल जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, जो कि शुगर केन के ग्रोथ के लिए बेनिफिट है, पैडी, वीट, अदर सेरेल, पल्स क्रॉप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। चूँकि अलुवियल सॉइल में ही एग्रीकल्चर होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ कल्टीवेशन होता है, इसलिए जहाँ भी अलुवियल सॉइल रहता है वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी डेंस रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और ब्लैक सॉइल में ही कॉटन का ग्रोइंग होता है, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, डेक्कन ट्रैप में, यानी कि बसाल्ट रीजन में, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ ये सब पाया जाता है। ये सब कहाँ पाया जाता है ये आप नोट से पढ़ लीजिएगा, इतना तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कॉटन के लिए आइडियल है ब्लैक सॉइल। और इसमें पाया जाता है कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम्स, ठीक है, ये सब पाया जाता है। अब रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं। तो रेड सॉइल जो है वो कैसे डेवलप होता है कि ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू का, वहाँ काफ़ी कम रेनफॉल होता है, उस वजह से वहाँ का जो इग्नेस रॉक होता है वहाँ पर एक क्रिस्टलाइन परत जम जाता है रेड सॉइल का, ठीक है। येलो और रेड सॉइल जो है वो ओडिशा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और मिडल गंगा प्लेन के साउथर्न पार्ट में पाया जाता है। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक है और जो मेटामॉर्फिक रॉक है, उसमें जो आयरन का डिफ्यूज़न होता है, उस वजह से रेडिश कलर उस पर डेवलप शुरू हो जाता है होना, क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक पर, ठीक है। जिस वजह से रेड सॉइल डेवलप करता है। अब आते हैं लेटराइट सॉइल पर। लेटराइल सॉइल हैज बीन derived from the Latin word later which means brick. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल का pH 6 से ज़्यादा होता है, यानी कि एसिडिक होता है काफ़ी,
इसलिए लेटराइट सॉइल जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस पाए जाते हैं और यहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी एवरग्रीन होता है, ठीक है, और डेसिडस फॉरेस्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है कि जो लेटराइट सॉइल है ना, वहाँ पर काफ़ी जल्दी इरोजन हो जाता है और काफ़ी जल्दी लैंड डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया पर पाया जाता है। इसलिए अगर हम लोग सॉइल कंजर्वेशन करें तो जो हिली एरिया है लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर हम लोग टी का प्रोडक्शन करा सकते हैं और कॉफ़ी का प्रोडक्शन करा सकते हैं इस लेटराइट सॉइल में। रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब में क्या काजू उगता है। काजू आप लोग खाते होंगे, तो काजू कहाँ उगता है, रेड लेटराइट सॉइल में, जो कि पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। अब अरिड सॉइल की बात करते हैं। अरिड सॉइल जो है रेड से ब्राउन होता है कलर में, अलग मतलब रेड कलर का होता है, फिर उससे हल्का गाढ़ा होता है, लास्ट ब्राउन पर आके अरिड सॉइल का रेंज कलर का ब्राउन पर आके फाइनल ख़त्म होता है, ठीक है। काफ़ी सैंडी होता है ये सॉइल और सैलाइन होता है, यानी कि नमकीन होता है। इससे क्या होता है, कॉमन साल्ट इससे ऑब्टेन किया जाता है। अरिड सॉइल को एवोपरेट कराकर अरिड सॉइल में से पानी को हम लोग कॉमन साल्ट, जो हमारे घर में वाइट वाला नमक होता है, वो यहाँ से निकालते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ह्यूमस और मॉइस्चर ख़त्म करके सॉइल से हम लोग नमक निकाल लेते हैं, ठीक है। राजस्थान में मिलेगा आपको ये सॉइल। ये सब आप जो लोअर हॉरिजोन है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंकर। ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये अरिड सॉइल का आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बस लिख दीजिएगा, इसका जो कलर होता है वो कलर रेड टू ब्राउन रेंज करता है। दूसरा, सैलिनिटी होने की वजह से और सैंडी होने की वजह से इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर पाए जाते हैं, और जब ह्यूमस और मॉइस्चर को हम लोग एवोपरेट कराते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा जगह पर ही पाया जाता है जहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है और टेम्परेचर हाई रहता है, तो एवोपरेशन होने की वजह से कॉमन साल्ट ऑब्टेन होता है इससे। तो कॉमन साल्ट एरिड सॉइल में काफ़ी आइडियल है, ठीक है। एरिड सॉइल इज़ आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन साल्ट। उसके बाद आ जाइए फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forest are available। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर पेड़ उगेगा, और जहाँ पर ज़्यादा पेड़ उगेगा उसको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल बोलेंगे, वहाँ की मिट्टी को, ठीक है। The soil's texture varies according to the mountain environment where they are found। जो सॉइल होता है, सॉइल का जो कलर होता है वो वेरी करता है। आप राजगीर जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, पहाड़ पर चढ़िएगा तो कहीं पे लाल आपको माउंटेन दिखेगा, मिट्टी दिखेगा, कहीं पर अलग कलर का दिखेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर कि बारिश वहाँ कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा। दे आर लोमी, सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोअर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस denudation एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। माउंटेन जो बर्फ़ वाला जगह है वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो एसिडिक होता है, कम ह्यूमस रहता है वो, ठीक है। अब आते हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर, जो कि अब हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। तो जो सॉइल के कवर का जो डेन्यूडेशन हो रहा है, सब्सिक्वेंट वॉशिंग हो रहा है, यानी कि जो लाइक ये सॉइल है तो इसका लेयर जो हटते जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल कवर के डेन्यूडेशन को और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन को। लेकिन क्या जो ये जो सॉइल इरोजन हो रहा है और सॉइल जो फॉर्मेशन होता है, दोनों का प्रोसेस अल्टरनेट चलता रहता है, यानी कि सॉइल एरोज भी हो रहा है और सॉइल फॉर्मेशन भी हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से एक बैलेंस बना रहता है इन्वायरमेंट में। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, माइनिंग का वर्क करते हैं, इस वजह से ये जो बैलेंस था वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है।
जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही सॉइल इरोजन होने लगता है। अब क्या होता है, कई जगह पर जो क्ले सॉइल है वहाँ पर पानी बह जाती है, जिस वजह से वो लैंड ख़राब हो जाता है, यानी कि वहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। और जब कल्टीवेशन ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। चंबल बेसिन में जो लैंड्स हैं उनको हम लोग रवाइंस बोलते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरियाज़ के। कभी कभी क्या होता है, ये मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, यहाँ माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन से पानी एक बार बहा, पूरा का पूरा 2-3 माउंटेन है, पूरा का पूरा पानी कवर कर लिया, ऊपर का शीट एकदम लैंड का धुल गया, पानी में बह गया। तो पानी में बह गया तो ऊपर का जो शीट था वो ख़त्म हो गया लैंड का, तो उसको बोलते हैं हम लोग शीट इरोजन। उसके बाद कभी कभी हवा से भी बह जाता है ऊपर का सॉइल, तो उसको बोलते हैं विंड इरोजन। Soil erosion is also caused due to defective method of farming, ploughing in a wrong way, that is up and down the slope from channels for the quick flow of water leading to soil erosion. कभी कभी क्या होता है, सॉइल इरोजन का कारण वो भी होता है लाइक ओवर इरिगेशन जब हो जाता है। ओवर इरिगेशन करने का वजह से, यानी कि खेती में ज़्यादा पानी डाल देने की वजह से खेत में सॉइल इरोजन होता है। Ploughing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called counter ploughing. कभी कभी जो प्लॉफिंग होती है वो गलत ढंग से कर दी जाती है, जिस वजह से पानी का फ्लो रुक जाता है, तो उसको काउंटर प्लॉफिंग बोलते हैं। Steps can be cut out on the slopes making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. अब क्या है कि ये आपका लैंड हो गया, ठीक है, ये जो नीचे ढलने वाला एरिया था, स्लोप जो था, वहाँ पर अगर हम ऐसे सीढ़ी बना दें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस यहाँ पर भी हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, और इस कल्टीवेशन को बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। तो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में टेरेस कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी होती है, टेरेस फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। Large field can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. ये लैंड हो गया आपका, ठीक है, यहाँ आप एक फसल लगा दिए, बीच में आप ग्रास लगा दिए, इस साइड फसल लग गया, बीच में ग्रास लग गया, फिर इस साइड फसल लग गया, फिर इस साइड एक ग्रास का स्ट्रिप हो गया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। Planting lines of trees to create shelter also work in a similar way. Rows of such trees are called shelter beds. अब क्या है कि हम लोग प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज को एक लाइन में प्लांट कर देते हैं, तो उसको हम लोग शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पर आपका हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट। ये 14 पेजेस का नोट्स जो है वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको पूरा अच्छे से नोट्स को पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपको 11th-12th में भी बेस बनाने में आपको ये नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उस टॉपिक को आप पूछ सकते हैं। हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री की भी वीडियोस बनाई हुई है, आप क्लास 10th की हिस्ट्री की दोनों चैप्टर जो है आपका नेशनलिज्म इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों का हमने क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है, और पार्ट वाइज वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।